हेलो एवरीवन, मैं स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल जीएस बाय शुभा में। तो कैसे हैं आप सभी लोग? मैं आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, एकदम स्वस्थ होंगे। तो चलिए गाइज, अब हम अपनी आज की पॉलिटी की क्लास पर आते हैं। सो गाइज, जैसे कि आप लोग जानते ही हैं, पॉलिटी में जो हमारा टॉपिक चल रहा है उसका नाम क्या है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज़। तो आज के हमारे इस टॉपिक की ये 13वीं क्लास है। तो अब तक जो भी क्लासेस हो चुकी हैं, जिन लोगों ने नहीं की हैं तो प्लीज़ आप एक बार उन क्लासेस को ज़रूर कीजिएगा। ठीक है गाइज, चलिए अब हम अपने आज की जो हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं उसकी बात करते हैं। तो आज जो हम बिल्कुल टॉपिक पढ़ेंगे जो भी इसके अंदर, वो हमारा इसका लास्ट टॉपिक होगा। मतलब इस जो हमारा ये टॉपिक है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, उसके अंदर जो हम पढ़ेंगे इस टॉपिक से रिलेटेड, वो लास्ट क्लास होगी। फिर उसके बाद हमारा ये जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं ये कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद कल से हम अपना जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फंडामेंटल ड्यूटीज़, उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास की बात करते हैं। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ने वाले हैं कि जो भाग 4 के अंदर जो भी निर्देशक तत्व हैं वो तो हमने पढ़ लिए, उसके अलावा और जो भाग 4 के बाहर के जो तत्व हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि बाहर 4 मतलब भाग 4 के जो बाहर के जो निर्देश हैं उनके बारे में आज की क्लास में हम पढ़ेंगे। और जो हमारे निर्देशक तत्व हैं या फिर नीति निर्देशक जो सिद्धांत हैं उनके बारे में हम, जैसे आर्टिकल 36 से स्टार्ट होते हैं, तो आर्टिकल 36 से आर्टिकल 31 सॉरी आर्टिकल 36 से लेके आर्टिकल 51 तक हम सारा कुछ एक बार रिवाइज कर लेंगे कि आर्टिकल 36 में क्या बताया है, आर्टिकल 37 में क्या बताया है। ठीक है, क्विक रिवीजन के तौर पर। चलिए अब हम क्या पढ़ेंगे कि जो भाग 4 है उससे बाहर के निर्देश। तो क्या निर्देश हैं, क्या बताया गया है? तो इसमें कहा गया है कि भाग 4 में उल्लिखित निर्देशों के अतिरिक्त संविधान के अन्य भागों में भी कई निर्देश दिए गए हैं, जिनका विवरण इस प्रकार है। मतलब जो भाग 4 है, जैसे मैंने आपको बताया, जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, भाग 4 में जो उल्लिखित जो निर्देश हैं उसके अलावा या फिर उसके अतिरिक्त जो संविधान के जो अन्य भाग हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के जो अदर पार्ट्स हैं, उनमें जो कई निर्देश दिए गए हैं जिनका विवरण इस प्रकार है। तो किस प्रकार है? तो सबसे पहले क्या आता है? सबसे पहले आता है कि सेवाओं के लिए अनुसूचित जातियों और जनजातियों के दावे, मतलब सेवा जैसे भी कोई भी सरकारी नौकरी या पद वगैरह जो होते हैं उनसे संबंधित। तो इसमें क्या कहा गया है? इसमें बताया गया है कि संघ या किसी राज्य के कार्यकलाप से संबंधित सेवाओं और पदों के लिए नियुक्तियां करने में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्य के दावों का प्रशासन की दक्षता बनाए रखने की संगति के अनुसार ध्यान रखा गया। क्या कहा गया है? कहने का मतलब है कि संघ या किसी राज्य, मतलब कोई भी स्टेट हो गया या संघ हो गया, एक ही बात है, कि जो कार्यकलाप हैं उससे जो संबंधित है, सेवाओं और पदों के लिए जो नियुक्तियां हैं उनमें करने, मतलब नियुक्तियां जो होती हैं करने में जो अनुसूचित जातियां आती हैं या अनुसूचित जनजातियां आती हैं, इसके जो सदस्य हैं उनके जो दावे हैं, उनका दावों का जो प्रशासन की जो दक्षता है उसको मतलब बनाए रखने की संगति के अनुसार ध्यान रखना, कि यदि जो अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग हैं यदि वो भी क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं, तो उनको भी ध्यान में रखकर जो नियुक्तियां हैं वो की जाएं। तो ये कौन से भाग में बताया गया है? हमारे संविधान के, हमारा जो संविधान का जो 16वां भाग है उसमें जो आर्टिकल हमारा 325 यानी कि अनुच्छेद 325 जो है उसमें इसके बारे में बताया गया है। तो जगह जगह ना भटक कर एक ही बार में सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अगली बात करते हैं। आगे क्या आता है? आगे आता है कि जो मातृभाषा है, मातृभाषा में शिक्षा। तो जो मदर टंग होती है, जहाँ की मतलब कोई राज्य हो गया या फिर राज्य, या फिर हम ये भी मान सकते हैं कि जो माइनर लोग होते हैं, जो अल्पसंख्यक होते हैं, वो कोई भाषा बोलते हैं, उनकी कोई क्या है, मातृभाषा है, मदर टंग है, तो उससे संबंधित, उसमें शिक्षा से संबंधित है। तो इसमें क्या कहा गया है कि प्रत्येक राज्य और राज्य के भीतर प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के बालकों को शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा। भाग 17 में जो अनुच्छेद 350 का जो क्लॉज क्या है उसमें इसके बारे में बताया गया है।
मतलब दोबारा से बताती हूँ कि प्रत्येक राज्य, हर एक राज्य और राज्य के भीतर, मतलब जो स्टेट है उसके अंदर जो प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी जो भाषाई है, जो स्थानीय मतलब जगह जगह कहीं भी यदि कोई अल्पसंख्यक वर्ग है जो स्थानीय भाषा, कोई भी उनकी जो भी भाषा होती है वो बोलते हों, तो उसमें क्या है कि जो बच्चे हैं, उनके जो बच्चे हैं, अल्पसंख्यक वर्गों के जो बच्चे हैं, बालकों को क्या किया जाए, जो शिक्षा है, शिक्षा की जो प्राथमिक स्तर है, स्टार्टिंग बिल्कुल प्राथमिक स्तर है, उस पर क्या है कि उनकी जो मातृभाषा है उसी में उनको शिक्षा प्रदान की जाए, मतलब इस चीज़ का प्रयास रहता है। तो इसके बारे में कौन से भाग में बताया गया है संविधान के, जो संविधान का जो 17वां भाग है उसके भी कौन सा अनुच्छेद है, 350 अनुच्छेद का क्लॉज क्या जो है उसके बारे में, इसके बारे में उसके अंदर बताया गया है। ओके, चलिए अब आगे क्या आता है, आगे आता है कि जो हिंदी भाषा है, हिंदी भाषा का विकास, तो ये भी इसी के अंदर आता है, बट जो भाग 4 है उसके बाहर, उसके बाहर का क्षेत्र है ये। तो इसमें क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है कि संघ का यह कर्तव्य होगा, जो भी संघ है उसका क्या कर्तव्य होगा, उसका यह कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रसार बढ़ाए। मतलब यदि कोई भी संघ है तो उसका कर्तव्य क्या है, उसकी ड्यूटी क्या है कि जो हिंदी भाषा है उसका प्रसार बढ़ाए, उसका विकास करे हिंदी भाषा का, जिससे वह भारत की, ये नहीं है इसमें, सामाजिक संस्कृति की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके, जिससे वो क्या कर सके, जो हमारा भारत देश है उसकी जो सामाजिक संस्कृति है उसकी अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके। तो इसके बारे में संविधान के कौन से भाग में बताया गया है, तो इसके बारे में संविधान का जो 17वां भाग है उसके आर्टिकल 351 या फिर अनुच्छेद 351 में इसके बारे में कहा गया है, इसके बारे में बताया गया है। ओके, आई होप इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब चलिए आगे इसमें क्या कहा गया है, आगे इसमें कहा गया है कि उक्त निर्देश, मतलब जो भी निर्देश अभी हमने पढ़े हैं भी क्या है, प्रकृति में न्याय योग्य नहीं है। मतलब ये जो निर्देश हैं, जैसे और जो निर्देश हैं अब तक हमने जो पढ़े थे वो भी न्याय योग्य नहीं थे, मतलब तो ये भी मतलब कहने का है कि इनको भी कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता फंडामेंटल राइट्स की तरह। हालांकि न्यायालय द्वारा इन्हें भी अन्य निर्देशों के समान उतना ही महत्व दिया जाता है तथा उन्हें भी संविधान का भाग माना जाता है। मतलब इनको फंडामेंटल राइट्स की तरह इनको क्या चैलेंज तो नहीं किया जा सकता यदि कोई इन निर्देशों का पालन नहीं करता है तो, लेकिन उसके अलावा जैसे अन्य निर्देश हैं उसके समान ही उतना ही इनको भी महत्व दिया जाता है तथा उन्हें भी क्या है, उन्हें भी संविधान का भाग माना जाता है। तो ये थे जो भाग 4 से जो बाहर के निर्देश हैं वो थे ये। अब हम क्या पढ़ेंगे, अब हम जानेंगे कि जो नीति निर्देशक सिद्धांत है ना, उनसे संबंधित जो भी अनुच्छेद है बिल्कुल स्टार्टिंग से लास्ट तक, जिससे आपका कोई सारा एक मतलब जैसे रिवाइज करना हो तो वो इजीली हो जाए। तो सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले आता है अनुच्छेद 36 यानी कि आर्टिकल 36। तो जो आर्टिकल 36 है, राज्य के जो नीति निर्देशक सिद्धांत है या हम कह सकते हैं जो नीति निर्देशक तत्व हैं उसके अंदर, उसमें जो आर्टिकल 36 है उसमें राज्य की परिभाषा बताई गई है। जैसे राज्य की परिभाषा फंडामेंटल राइट्स में दी गई है वो ही उसी तरीके की जो परिभाषा है वो भी इसके अंदर भी वो ही बताई गई है। फिर आता है हमारा आर्टिकल 37 या अनुच्छेद 37। तो अनुच्छेद 37 में क्या बताया गया है, या फिर हम कह सकते हैं कि अनुच्छेद 37 किससे संबंधित है कि इस भाग में सहमति सिद्धांत को लागू करना, मतलब सहमति नहीं, इस भाग के अंदर जो भी सिद्धांत हैं, जो भी सिद्धांत समाये हुए हैं, जिन जिन बातों के बारे में भी बताया गया है उनको क्या करना, लागू करना। तो कौन लागू करवाता है, अनुच्छेद 37 इनको लागू करवाता है। या हम कह सकते हैं कि जो हमारा आर्टिकल 37 है उसके तहत ये लागू किए जाते हैं। फिर अगला आर्टिकल आता है हमारा आर्टिकल 38 यानी कि अनुच्छेद 38। तो अनुच्छेद 38 में क्या बताया गया है कि राज्य द्वारा जन कल्याण के लिए सामाजिक व्यवस्था को बढ़ावा देना। तो आर्टिकल 38 के तहत क्या है कि राज्य जो है, जो भी स्टेट हैं उनके द्वारा जो जन कल्याण है उसके लिए जो सामाजिक व्यवस्था है उसको क्या करना, उसको बढ़ावा देना। ओके, फिर नेक्स्ट आता है हमारा आर्टिकल 39। तो आर्टिकल 39 या हम कह सकते हैं कि अनुच्छेद 39 क्या कहता है, अनुच्छेद 39 बताता है कि राज्य द्वारा अनुसरण किया जाने वाले कुछ नीति सिद्धांत, मतलब जो भी राज्य हैं उनके द्वारा
कुछ नीति सिद्धांत हैं जो अनुसरण किए जाते हैं। तो ये हमको कौन सा आर्टिकल बताता है इस बारे में? आर्टिकल 39। फिर अगला आता है हमारा आर्टिकल जो 39 है उसकी क्लॉज ए। तो आर्टिकल अनुच्छेद 39 की जो क्लॉज ए है वो क्या कहती है कि समान न्याय एवं निःशुल्क कानूनी सहायता, मतलब कि जो सबके लिए समान न्याय दिया जाएगा और निःशुल्क कानूनी सहायता भी प्रदान की जाएगी। तो ये बात कौन से आर्टिकल के तहत कही गई है? जो आर्टिकल हमारा 39 है उसकी क्लॉज ए जो है उसमें इसके बारे में बताया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या आता है? नेक्स्ट आता है हमारा आर्टिकल 40 या फिर हम कह सकते हैं कि अनुच्छेद 40। तो हमारा जो अनुच्छेद 40 है वो हमको क्या बताता है कि जो ग्राम पंचायतें हैं उनका गठन किस प्रकार से हुआ है, किन किन रूपों में हुआ है। तो हम कह सकते हैं यदि कि ग्राम पंचायत का गठन कौन से आर्टिकल से संबंधित है? तो ये है आर्टिकल 40 से संबंधित। ओके, चलिए नेक्स्ट आता है हमारा अनुच्छेद 41 या हम कह सकते हैं कि आर्टिकल 41। तो आर्टिकल 41 हमें किन बातों के बारे में बताता है? कुछ मामलों में काम का अधिकार, शिक्षा का अधिकार तथा सार्वजनिक सहायता। मतलब यदि कुछ मामले हैं तो उनमें क्या है कि जो भी काम है, काम संबंधी जो भी अधिकार हैं या शिक्षा का जो भी अधिकार है या फिर जो सार्वजनिक सहायता है उससे संबंधित हमको कौन से आर्टिकल में पता चलता है? आर्टिकल 41 या अनुच्छेद 41। चलिए अब आगे आते हैं। आगे हमारा कौन सा अनुच्छेद आता है? अनुच्छेद 42 या हम कह सकते हैं कि आर्टिकल 42। तो आर्टिकल 42 हमें किन बातों के बारे में बताता है कि न्यायोचित एवं मानवीय कार्य दशाओं तथा मातृत्व सहायता के लिए प्रावधान। जो भी न्यायोचित हैं, है ना, या फिर जो मानवीय कार्य हैं, तो जो भी उनकी दशाओं तथा जो मातृत्व है उसकी सहायता के लिए जो भी प्रावधान है वो भी हमें कौन से आर्टिकल में दिए गए हैं या किससे संबंधित है? आर्टिकल 42 या अनुच्छेद 42 से संबंधित है। चलिए अब आगे चलते हैं। आगे आता है हमारा अनुच्छेद 43 या हम कह सकते हैं कि आर्टिकल 43। तो आर्टिकल 43 हमको क्या बताता है? कर्मचारियों को निर्वाह वेतन आदि, मतलब जो कर्मचारी हैं जो भी काम करते हैं तो उनका जो वेतन आदि है वो किस प्रकार से निर्वाह किया जाएगा, मतलब कर्मचारियों को जो वेतन निर्वाह किया जाना है, ये सब बातें कौन से आर्टिकल में कही गई हैं? आर्टिकल 43 या अनुच्छेद 43। ठीक है, चलिए अब आता है हमारा जो आर्टिकल हमारा 43 है उसका क्लॉज ए, या हम कह सकते हैं कि जो हमारा अनुच्छेद 43 है उसकी क्लॉज ए वो क्या बताता है? वो बताता है कि उद्योगों के प्रबंधन में कर्मचारियों को सहभागिता, मतलब जो भी उद्योग हैं उनका यदि प्रबंधन है या फिर प्रबंधन होता है तो उसमें क्या है, जो कर्मचारी हैं कर्मचारियों को सहभागिता। ये ठीक है, तो ये हमको कौन से आर्टिकल में पता चलती है ये बातें? आर्टिकल 43 की जो क्लॉज ए है उसमें हमको इस बात के बारे में पता चलता है। तो आई होप मैं जो बताने की कोशिश कर रही हूँ, जो समझा रही हूँ, आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। अगर नहीं आ रहा तो प्लीज़ आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट बात करते हैं हमारा जो आर्टिकल 43 की जो क्लॉज बी है उसके बारे में। तो हमारा जो अनुच्छेद 43 है उसकी बी क्लॉज हमको क्या बताता है कि सहकारी समितियों को प्रोत्साहन, जो भी सहकारी समितियां हैं उनको जो प्रोत्साहन मिलता है तो वो कौन से आर्टिकल के तहत मिलता है? आर्टिकल जो 43 है उसकी जो बी क्लॉज है उसके तहत। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है हमारा आर्टिकल 44 या अनुच्छेद 44। तो अनुच्छेद 44 में किन बातों के बारे में बताया गया है कि नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता, मतलब भारत के जो भी नागरिक हैं सभी के लिए समान नागरिक संहिता है, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं है, सभी के लिए क्या है? समान नागरिक संहिता है। नेक्स्ट बात करते हैं अनुच्छेद 45 या आर्टिकल 45 की। तो इसमें बताया गया है कि बालपन पूर्व देखभाल तथा 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की शिक्षा। जो बालपन पूर्व जो देखभाल है छोटे बच्चों की, और उसके साथ ही जो 6 वर्ष से कम के जो एज के बच्चे हैं उनको क्या है? शिक्षा, एजुकेशन। तो ये कौन से आर्टिकल से संबंधित है? आर्टिकल 45 से ये बातें सब संबंधित है। नेक्स्ट आता है हमारा आर्टिकल 46 यानी कि अनुच्छेद 46। तो अनुच्छेद 46 क्या बताता है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति का कमजोर वर्गों के शैक्षिक तथा आर्थिक हितों को बढ़ावा देना। मतलब जो भी अनुसूचित जाति हैं और अनुसूचित जनजाति हैं उनमें क्या है कि जो कमज़ोर वर्ग आते हैं इनके अंदर उनकी जो कमज़ोर वर्गों की जो शिक्षा है
ये तथा जो उनकी आर्थिक हित है उनको क्या करना, उनको बढ़ावा देना। तो ये बात हमारे कौन से आर्टिकल से रिलेट करती है या कौन से आर्टिकल से संबंधित है, आर्टिकल 46 या आर्टिकल 46। नेक्स्ट बात करते हैं आर्टिकल 47 या अनुच्छेद 47 की। तो वो क्या कहता है कि पोषाहार का स्तर बढ़ाने, जीवन स्तर सुधारने तथा जन स्वास्थ्य की स्थिति बेहतर करने संबंधी सरकार का कर्तव्य है। जो भी पोषण मिलता है, मतलब पोषण का जो भी स्तर है उसको बढ़ाना, जो जीवन का स्तर है उसमें और सुधार करना तथा जो जन स्वास्थ्य है, लोगों का जन स्वास्थ्य की जो स्थिति है उसको और अच्छा करना, बेहतर करना, उससे संबंधित सरकार का जो कर्तव्य है वो हमको कौन से आर्टिकल से पता चलता है, आर्टिकल 47 या हम कह सकते हैं कि अनुच्छेद 47 से हमको इस बात के बारे में पता चलता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं आर्टिकल 48 या कह सकते हैं अनुच्छेद 48। तो इसमें क्या बताया गया है, कृषि एवं पशुपालन का संगठन, मतलब जो भी कृषि या पशुपालन है उनका जो संगठन है, तो उसके बारे में हमको इन आर्टिकल से पता चलता है, आर्टिकल 48 से। फिर बात करते हैं कि जो हमारा आर्टिकल 48 है उसकी जो क्लॉज ए है उसमें क्या बताया गया है, कि उसमें बताया गया है कि पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन तथा वन एवं वन्य जीवों की सुरक्षा। मतलब हम ये कह सकते हैं कि पर्यावरण संरक्षण और एवं संवर्धन और साथ ही साथ वन और जो वन्य जीव हैं उनकी सुरक्षा, इस बात के बारे में हमको कौन से आर्टिकल से पता चलता है, जो हमारा आर्टिकल 48 है उसकी जो क्लॉज ए है उससे हमको पता चलता है। ठीक है, नेक्स्ट वन हमारा है आर्टिकल 49 या हम कह सकते हैं कि अनुच्छेद 49। तो अनुच्छेद 49 हमको क्या बताता है, जो भी स्मारक हैं, स्मारकों तथा राष्ट्र महत्व को के स्थानों एवं वस्तुओं का संरक्षण, मतलब जो भी प्राचीन स्मारक हैं भारत के अंदर या फिर जो राष्ट्र महत्व के लिए जो भी स्थान है राष्ट्र की महत्वता के लिए और जो वस्तुएं हैं उनका क्या करना, संरक्षण करना। तो ये किससे संबंधित है, ये सब बातें आर्टिकल 49 से ये संबंधित है। फिर आते हैं हम हमारा जो आर्टिकल है आर्टिकल 50। तो आर्टिकल 50 हमको क्या बताता है, नगर पालिका का कार्यपालिका से अलगाव, मतलब नगर पालिका और कार्यपालिका के अलग अलग जो अलगाव हुआ था, दोनों के कार्य अलग अलग कर दिए गए थे। तो वो कौन से आर्टिकल से संबंधित है, ये है आर्टिकल 50 या आर्टिकल 50 से संबंधित। नेक्स्ट आता है हमारा आर्टिकल 51 या हम कह सकते हैं आर्टिकल 51 या अनुच्छेद 51। तो इसमें क्या बताया गया है, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को प्रोत्साहन। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति रखी जाए और सुरक्षा को प्रोत्साहन दिया जाए। तो इस बात के बारे में हमको कौन से आर्टिकल से पता चलता है या कौन से आर्टिकल में बताया गया है, आर्टिकल 51 में इसके बारे में बताया गया है। तो इसी के साथ ही हमारा जो ये टॉपिक है राज्य के नीति निर्देशक तत्व ये कंप्लीट होता है, जो कि हमारे संविधान के चौथे भाग में आता है। ठीक है, तो आई होप ये टॉपिक आपको अच्छे तरीके से समझ आया होगा। अगर समझ आया है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा, अगर नहीं आया है तो भी प्लीज़ कमेंट में बताइएगा, ताकि मैं नेक्स्ट टाइम आपको और अच्छे से समझाने की कोशिश कर सकूं। ठीक है, तो आज की क्लास आपको कैसी लगी है प्लीज़ आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी है तो लाइक भी कीजिएगा और बच्चों तक भी इस चैनल के लिंक को शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चैनल से जुड़ सकें और डिटेल में जीएस पढ़ सकें। ठीक है गाइज़, अगर आप इस चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि जब मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आप लोगों तक नोटिफिकेशन आ जाए और आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकें। सो गाइज़, आज के लिए इतना ही है। मिलते हैं कल की क्लास में नए टॉपिक के साथ, जो कि हमारा क्या रहने वाला है, फंडामेंटल ड्यूटी या फिर मूल कर्तव्य। ठीक है, तो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।